हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस करके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी की वैकेंसी बहुत ही नज़दीक है, बहुत जल्द आने वाली हैं। तो आपको मैं आज 2021 में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उसका मैं पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। उसका स्टैंडर्ड दिखाना चाहता हूँ कि उसका पेपर का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितना हार्ड पेपर है, कितना इजी पेपर है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम 160 क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ का लेवल कितना हार्ड है, रीजनिंग का लेवल कितना हार्ड है, हिंदी का लेवल कितना हार्ड है, और जो चारों सेक्शंस आते हैं उनका लेवल कितना हार्ड है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट में स्पेशल कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे, समझेंगे अच्छे से पेपर को कि क्या है 2021 का पेपर। तो ये है 13 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था। 13 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम टाइमिंग थी 12:30 से, यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर था, एसआई सिविल पुलिस 2021 का। तो ऑफिशियल पेपर है, ये आंसर की आती है, इस तरीके से आंसर की आती है। तो उसी के ये क्वेश्चन है। तो पहले जनरल हिंदी से स्टार्ट करते हैं कि जनरल हिंदी में किस तरीके से क्वेश्चन बने थे, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन थे, कितने हार्ड लेवल था, कितना इजी लेवल था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस पर लिखा है कि हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है। जो हिंदी भाषा है हमारी, किस परिवार की भाषा है। ऑप्शन है हमारे बहुरूपीय परिवार की भाषा, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा, द्रविड़ परिवार की या चीनी परिवार की। तो जो हमारी हिंदी भाषा है ये बहुरूपीय परिवार की एक भाषा है। हिंदी क्या है हमारी, बहुरूपीय परिवार की एक भाषा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए। तो देखो यहाँ पूछा गया कि हिंदी के विकास से, कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी से पहले कौन सी भाषाएं थीं, हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो जो हमारी भाषा है इसका विकास हमको एकदम अच्छे से पढ़ना होगा कि कैसे कैसे हिंदी बनी। संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, तब जाके जैसे ये सीक्वेंस होता है। तो इस सीक्वेंस को एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं, कैसे कैसे हिंदी का हमारा विकास हुआ। तो पहले भाषा का विकास कैसे होता है, इससे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी हमारी किस परिवार की भाषा है, बहुरूपीय, ऑस्ट्रिक, द्राविड़। तो आपको ये चारों ऑप्शन के अगर आपको 2025 में भी एग्जाम निकालना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के सिर्फ उन्हें ये ना देखें कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया इसका आंसर हो गया सही। तो क्या पता जब आ गया 2025 में एग्जाम देंगे, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा पूछ रहे कौन कौन सी हैं, ठीक है, द्राविड़ परिवार की भाषा पूछे आपसे कौन कौन सी हैं, चीनी परिवार की भाषा पूछे आपसे कौन कौन सी हैं, तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप चारों ही ऑप्शन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ें। यानी कि अगर आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं तो उसको आप अच्छे से, पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा, जैसे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिला कि भाषा परिवार, यानी कि जो हिंदी है किस परिवार की भाषा है, तो आप अपने कॉपी पर नोट करोगे हिंदी किस प्रकार की भाषा है। इसका आंसर बहुरूपीय परिवार। बहुरूपीय परिवार में और कौन कौन सी भाषा आती हैं, हिंदी का विकास कैसे हुआ, संस्कृत से कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, ऑस्ट्रिक परिवार की कौन कौन सी भाषा आती हैं, द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषा आती हैं, चीनी परिवार में कौन कौन सी भाषा आती हैं। तो इन सबको आप पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बनेगी। तो एकदम अच्छे से जब पढ़ते जाओगे ना आगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारी हिंदी कुछ कवर हो रही है। तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे कोई एग्जाम आएगा तो हम तो अच्छे से निकालेंगे, क्योंकि हमने एकदम कॉन्सेप्ट उसका अच्छे से पढ़ा है। जब आपको भाषा का पूरा विकास पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसा भी आंसर आ जाए आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बहुरूपीय परिवार की भाषा। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। जो सर्वनाम हम हिंदी में पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया है आपके लिए कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। यानी कि एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपसे पूछ सकता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछ सकता है विशेषण के कितने भेद होते हैं, किस भेद में क्या क्या मतलब स्पेशलिटीज है, वो सारी चीजें आपको समझनी होगी। जैसे सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन है आपके 8, 6, 7 या 5। तो आपको पता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं टोटल, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो आपको भी ये अंदाजा लग गया कि सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता लग गया। इसके आगे क्वेश्चन है हमारा, इसके अगला क्वेश्चन है कि बाधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख, क्यों भरा हुआ हीरों से, इनमें से कौन सा अलंकार है। यानी कि आपके लिए ये एक लाइन दी गई है, एक पंक्ति दी गई है, आपको इसमें से पहचानना है कि ये किस अलंकार से
कौन मतलब किस अलंकार का ये पंक्ति है हमारी, यानी कि आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस अलंकार में आता है, तो आपको ये समझ में आ गया कि अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक लाइन दे दी जाएगी और आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। ये सारे अलंकार आपको पता होने चाहिए कि कौन से अलंकार में से ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इसमें पूछा गया श्लेष अलंकार ऑप्शन, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। तो बाधा था विदुको किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फुड़ियों का मुख, क्यों भरा हुआ हीरों से। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अतिशयोक्ति जो अलंकार है इसमें पता चलता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है, तो वो कौन सा अलंकार होता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आपको समझ में आ गया कि अलंकार में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको श्लेष अलंकार भी एकदम अच्छे से पढ़ना है, इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो भी एकदम अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। तो इन सारे अलंकारों को अच्छे से देखते हुए पढ़ते हुए चलना है। विरोधाभास अलंकार को अच्छे से पढ़ना है, अतिशयोक्ति को अच्छे से पढ़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखो अलंकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड, देखो अगला क्वेश्चन भी किससे पूछा गया है, अलंकार से पूछा गया है। वीति विभारी जागरी, अंबर पनघट पर डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इनमें से कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन देखिए, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको सारे अलंकार जब पता होंगे तो ये क्वेश्चन हार्ड रह जाएगा, तो बिल्कुल ही हार्ड नहीं होगा, एकदम शानदार इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने सारे ही अलंकार एकदम अच्छे से पढ़े हैं। कोई ऐसा खतरनाक अलंकार तो आपसे नहीं पूछा, जो सिंपल वाले अलंकार पूछे। देखो रूपक अलंकार का क्वेश्चन, और ये ऐसा एग्जाम्पल जो हर बच्चा जो हिंदी पढ़ रहा है उसको सबको आता होगा ये वाला, क्योंकि जिसने हिंदी पढ़ी है वो इस एग्जाम्पल को तो जरूर पढ़ता है हिंदी की बुक में। बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें क्या है, रूपक अलंकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द है। तो आपसे भी विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या है, विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। क्या है, आपसे विलोम शब्द एकदम पूछे जाते हैं अच्छे से। तो आपको जितने भी विलोम शब्द हैं अच्छे से रट लीजिए उनको, सारे विलोम शब्द को आप एकदम अच्छे से रट लीजिए। तो बताइए खगोल का क्या है, इतिहास का विलोम क्या है, आपसे पूछा भूगोल का विलोम क्या है। तो आपको पता चल गया भूगोल का विलोम क्या होता है, भूगोल का विलोम क्या है, खगोल होता है भूगोल का विलोम। इसके अगला क्वेश्चन है, इसके अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही शब्द कौन सा है। आपको 4 शब्द दिए गए हैं कि आपको बताना है सही शब्द कौन था, यानी कि आपको वर्तनी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुद्ध वर्तनी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृतघ्न का, कृतघ्न सही लिखा है या नहीं देगा, आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द एकदम सही लिखा है। तो इसमें क्या है, कृतघ्न, तो एक कृतघ्न इस तरीके से लिखा जाता है, तो बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीर्तिघन, कीर्तिघन, कृतघ्न, तो ये सब सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कृतघ्न, ये एकदम सही आंसर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो जितने भी हमारे यानी कि प्रेमचंद की जितनी भी रचना है, जितनी किताबें हैं उनकी, उन्होंने कौन कौन सी रचना, कौन कौन सी कृति लिखी। तो आपको एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद ने कौन कौन सी पत्रिका लिखी है। देखो, दिनमान, ज्ञानोदय, आजकल, हंस, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पत्रिका है, तो हंस पत्रिका किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका है हंस। इसके आगे आता है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची क्या है। देखो कितना इजी है कि बादल का पर्यायवाची पूछा है इसने। तो ऑप्शन क्या है, पहला नीरद, अनिल, नीरज और नीरजा। तो बादल का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीरद। तो बादल का पर्यायवाची है नीरद, तो पर्यायवाची से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि शुद्ध अशुद्ध आपसे पूछा जाता है, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यह अध्येता, क्या है, अध्येता एकदम सही शब्द है। बी ऑप्शन है अध्येता, तो अध्येता नहीं होता, अध्येता होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्येता।
तो आपसे शुद्ध वर्तनी भी इसमें पूछी जाती है। इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। तो बताइए शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारा शारंग, अरि, कुमार्गी या कुपात्र। तो शारंग का एक पर्यायवाची सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अरि। अरि क्या है, सारंग का पर्यायवाची है अरि। तो आपसे पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विलोम से क्वेश्चन पूछा जाता है, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया, भाषा के विकास से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं आपको सारे पेपर्स एकदम अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन कराऊंगा ताकि आपको एकदम आइडिया हो जाए कि हाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आज हम देखेंगे सिर्फ हिंदी के कि टोटल 40 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं यूपीएसआई में, तो वो किस लेवल के आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, ताकि आप जब हिंदी पढ़ो तो आपके दिमाग में वो टॉपिक होने चाहिए कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, अलंकार से क्वेश्चन आया था, है ना। तो आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, किस अलंकार से क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन था सही, कौन सा गलत था, एकदम अच्छे से आपको समझदारी होनी चाहिए। इसके बाद है अगला कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है। उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है। ऑप्शन है पहला कुरु कुरुश्वाहा, कर्मभूमि, मेला आंचल, मित्रो मरजानी। तो बताइए उपन्यास क्या है कि जो उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है, आंचलिक। तो किसकी पृष्ठभूमि थी आंचलिक, तो ये थी मेला आंचल की। मेला आंचल बताइए किसने लिखा था। मेला आंचल जो कृति थी ये किसने लिखी थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आगे देखते हैं, यानी कि आपसे उपन्यास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा उपन्यास है। तो मेला आंचल आपको बताना है कि ये किसका उपन्यास है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है तद्भव तत्सम से। तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा है आद्रक, क्या पूछा है, आद्रक का तत्भव क्या होगा, आद्रक का तद्भव क्या होगा। तो आद्रक का तद्भव क्या है, अदरक। आद्रक का तद्भव क्या है, आद्रक का तद्भव है अदरक। आद्रक बोलते हैं हम संस्कृत में शब्द है और अदरक बोलते हैं हिंदी में। यानी कि तत्सम और तद्भव से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है रीति काल को श्रृंगार काल। श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था। आप जब काल पढ़ेंगे काल के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारे पॉइंट दे रखे होते हैं कि रीति काल को वीरगाथा काल किसने कहा था। ऐसे इसमें पूछा है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो श्रृंगार काल किसने कहा था, ऐसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको रीति काल को श्रृंगार काल कहा था। ठीक है, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था, तो ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, पहले आया तद्भव से क्वेश्चन, अब आया तत्सम से कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताइए फटाफट से कि कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन है आंत, आंख, अंक या अंजलि। तो तत्सम क्या है, अंक शब्द क्या है, तत्सम हो जाएगा। अंक शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। तो इसके ऑप्शन देखिए, मुल्ला वजही, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद और जायसी। तो प्रथम सूफी कवि कौन से थे, प्रथम सूफी कवि कौन थे, तो ये थे मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद क्या थे, प्रथम सूफी कवि थे। तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सूफी कवि संत इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है कि इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक की त्रासदी है। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। तो ऑप्शन है कर्मभूमि, दूसरा ऑप्शन है तमस, तीसरा ऑप्शन है शेखर एक जीवनी और चौथा ऑप्शन है राग दरबारी। तो फटाफट से आप बताइए कि किसकी रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। तो इसका सही आंसर क्या है, तमस। तमस जो रचना है इसमें ये पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक की त्रासदी है। तो आपको सारी रचनाएं पढ़नी होंगी, उसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या लिखा है वो भी आपको एक मतलब ये
अच्छा क्वेश्चन पूछे गए, मतलब डीप भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ एकदम इजी भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सर्वनाम के भेद बताइए। तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये नॉर्मल सबको पता होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ डीप क्वेश्चन है, एकदम अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, यानी कि 17 से 19 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको, ये एक अनुच्छेद है, इसको पढ़कर इसका आंसर देना है। तो पढ़िए, प्राचीन काल में जनक महाराजा विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासी की पर्णकुटी बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज करते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। प्रबंध करते हैं, शत्रुओं का पता करते, अपराधियों को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सन्यासी कार्य से लुप्त नहीं होते थे, इसीलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। इसीलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। तो आपको ये जो दिया है पैराग्राफ, इसको पढ़ना है और इसमें से फिर इसके क्वेश्चन लगाने कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था। आपने अगर इसको अच्छे से एनालिसिस किया है, इसकी बातों को अच्छे से समझा है, तो आपको समझ में आएगा कि राजा जनक का क्या था, महाराजा जनक का शौक क्या था। अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि महाराज जनक का शौक क्या था। तो उनका शौक क्या था, फकीरी का। इनका शौक क्या था, फकीरी का इनका शौक था। आगे यही क्वेश्चन भी गद्यांश से है। क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था। जो महाराजा जनक थे उनका परमात्मा से कैसा संबंध था। तो इनका सही आंसर हो जाएगा विनम्र सेवक का, एक सेवक की तरह उनका भगवान से संबंध था। इससे अगला क्वेश्चन है कि सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। तो आपने अगर सही समझा तो क्या था, इसका आंसर हो जाएगा सांसारिक कार्यों से वे लिप्त नहीं होते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो बताइए कि संचारी भाव कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 33 संचारी भाव होते हैं। आप पढ़ेंगे जब रस छंद अलंकार, तो उसमें आपको संचारी भाव भी पढ़ाया जाता है। तो आप उसमें पढ़ेंगे रस कितने होते हैं, छंद कितने, अलंकार इतने, कि रस के संचारी भाव कितने होते हैं, तो आपको पता चलेगा। तो 33 इसके संचारी भाव होते हैं। किसके संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, टोटल 33 इनकी संख्या होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। जो रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित एक पत्रिका थी जिसका संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था समन्वय। क्या नाम था उनका, समन्वय नाम था। जो पत्रिका का प्रकाशन क्या था। इसके बाद आता है वर्णमाला से क्वेश्चन। इसके बाद किसका क्वेश्चन आता है, वर्णमाला का। वर्णमाला क्या है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। यानी कि नाक और मुंह से जो शब्द बोले जाते हैं उनको अनुनासिक बोलते हैं। तो अनुनासिक देखो, नाक और मुंह से बोले जाने क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, हम अनुनासिक बोलते हैं। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ये भी क्या है, वर्णमाला से क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द हमारे जीभ के ऊपर जो तालु होता है उससे बोला जाता है। तो आप वर्णमाला एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो बेसिक क्वेश्चन है कि आपको बताया जाता है कि नाक से कौन सा बोला जाता है, मुंह से, होठों से, जीभ से, तालु से, ये शब्द बोले जाते हैं। तो आपको समझ आएगा जा जो शब्द है किसी से बोले जाते हैं, आप तालु से बोलते हैं। जैसे आप जा बोल के देखिए, जा, तो आपकी जीभ कहाँ लग रही है, ऊपर, तालु पर लग रही है। तो ये होते हैं तालव्य शब्द। तालव्य से आपको ये भी ध्यान रखना है तालव्य से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी कि वर्णमाला से भी एकदम अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे है कि जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं उसको, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम बोलते हैं अग्रज। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखो तत्सम शब्द, तद्भव और तत्सम से ये तीसरा क्वेश्चन आया है। तत्सम और तद्भव से 40 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अभी तक हमें तत्सम और तद्भव से देखने को मिल गए कि कौन सा शब्द तत्सम है।
इसके बाद पकवान, पारा, पंख और पवन। तो पवन क्या है? तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, आगे इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बताइए बहुवचन कौन सा है, यानी कि एक वचन और बहुवचन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी एकदम अच्छे से पढ़ना है, एक वचन कौन कौन से शब्द आते हैं और बहुवचन कौन कौन से शब्द होते हैं। तो देखिए, प्राण, लड़का, माता और किताब। आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, माता, किताब, लड़का और प्राण। तो आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, यानी कि बहुवचन शब्द कौन सा है। तो बहुवचन क्या है? प्राण। जो हमारे प्राण होते हैं ये हमेशा हम बहुवचन में इनको काउंट करते हैं। प्राण क्या है? बहुवचन शब्द है हमारा। इसके बाद पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस लेखक को मिला था, किस भाषा के लेखक को मिला था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लेखक को मिला था। तो वो लेखक कौन से थे वो आपको बताना है कि जो मलयालम के लेखक थे जिनको मलयालम में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो वो कौन थे? तो मराठी में पुरस्कार किसको मिला, कन्नड़ में मिला, हिंदी में किसको मिला पहला पुरस्कार, इंग्लिश में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, 2025 में किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। तो ये सब आप सारे क्वेश्चन अगर जान लेंगे तो आगे आपको एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ये भी वर्णमाला से क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो भ, ह, ढ और फा। तो चार शब्द हैं, भ, ह, ड और फा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, स, श और सा। तो ये तीनों सा हो गए और एक हा, ये है ऊष्म व्यंजन, श, स और श। तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, स और हा। तो हा क्या हो जाएगा इसमें? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? टोटल 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके आगे देखते हैं कि वीर रस में कौन से गुण की प्रधानता रहती है? जो वीर रस होता है उसमें कौन से गुण की प्रधानता होती है? तो ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी, इन सभी की प्रधानता होती है या सिर्फ एक शब्द की? तो जो वीर रस है इसमें ओज शब्द की क्या है? प्रधानता होती है। ओज शब्द की वीर रस में प्रधानता होती है। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपसे पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, निम्नगा, सरिता, अपागा या आपदा। तो आपदा शब्द क्या है? नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपगा, सरिता और निम्नगा ये किसके सब पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब की अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? देखो भाषा से पूछा गया है, मगही भाषा से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? देखिए, मगही अपभ्रंश। तो आपको टोटल अपभ्रंश पढ़ने पड़ेंगे, अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं, है ना? तो ये सब सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो मगधी जो अपभ्रंश है इनसे संबंधित कौन सी भाषा नहीं है? तो अवधी, व्रज, बंगला और बांगरू, यानी कि अवधी, ब्रज और बांगरू तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये मगही अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। जो बांग्ला है ये मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला। ये मगही अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो बताइए, जो सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का। भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किस राज्य का हुआ था? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का। तो ये भी हिंदी में आपका जीएस का क्वेश्चन है, हिंदी में पूछ लिया है। तो इसके बाद आता है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? जो हिंदी में मूलतः टोटल कितने शब्द हैं? तो टोटल हिंदी में कितने शब्द हैं आप सब जानते हैं कि टोटल 52 शब्द हैं हिंदी में। कितने वर्ण है? वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? 52 वर्णों की संख्या है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो परंपरा से चली आ रही बात, इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसको क्या कहते हैं? अनुश्रुति। जो परंपराओं से बात चली आ रही है उसको एक शब्द हम क्या बोलेंगे? अनुश्रुति। परंपराओं से चलने वाली बात को बोलते हैं अनुश्रुति, है ना? तो आपको ये भी
अच्छे से कवर कर लेना है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आपसे मुहावरे भी पूछे जाते हैं कि बताइए नाक का बाल होना क्या है मुहावरे का अर्थ। बदनाम करना, परेशान करना, अधिक प्यार होना, एक कोने से एक कोने में पड़े रहना। तो बताइए नाक का बाल होने का क्या मतलब है, यानी कि अधिक प्यारा होना। नाक के बाल होने का मतलब है अधिक प्यारा होना। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो टोटल आपको 36 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। 37वां क्वेश्चन है चंदायन इनमें से किस लोक गाथा पर आधारित है। जो चंदायन है इनमें से किस लोक गाथा पर आधारित है। तो बताइए यूसुफ जुलेखा, चनैनी, लैला मजनू या सीरी फरियाद। तो बताइए चंदायन है ये किस लोक गाथा पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चनैनी। क्या है, कौन सी लोक कथा पर आधारित है, तो ये चनैनी लोक कथा पर आधारित है। कौन सी, चंदायन। इसके बाद है इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कि बताओ पर्यायवाची शब्द, आपको अभी नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा था। इसके बाद किसका पूछा है, आसमान का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो आपको ये भी आइडिया हो रहा होगा कि पर्यायवाची शब्द कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द इजी भी होते हैं लेकिन उनके क्या है, ऑप्शन बहुत ज्यादा टफ होते हैं। जो हमें याद होते हैं वो तो ऑप्शन कम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो इन्हें हम पढ़ते समय छोड़ देते हैं। तो आपको ये भी आइडिया एक लगता रहेगा कि हाँ हमें कितना एरिया कवर करना है किसका, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आसमान को हम व्योम भी बोलते हैं। क्या, व्योम हम आसमान को बोलते हैं। तो व्योम का पर्यायवाची क्या है, आसमान। इनमें से समष्टि का विलोम शब्द कौन सा है। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द क्या है, व्यष्टि। आगे 40वां क्वेश्चन है हमारा कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन पढ़िए इसके, खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, वीर गति पाना या इनमें से कोई नहीं। तो खेत रहने का मुहावरे का अर्थ है वीर गति पाना। वीर गति पाने का क्या अर्थ है, खेत रहना। ठीक है, तो ये थे हिंदी के टोटल 40 क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं जो 40 क्वेश्चन है इनमें से मात्र 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के थे जो आप शायद नहीं पढ़ते हैं। बाकी के जो 36 से 37 क्वेश्चन है आपको एकदम इजी लेवल के थे, जिनका जो लेवल है इजी टू मॉडरेट है। और जो 4 से 5 क्वेश्चन थे आपके उनका लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल का था, है ना। तो आपको किस तरीके से हिंदी पढ़नी है, आप एक बार प्रीवियस ईयर उठाइए। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर एक एक सेक्शन वाइज कराऊंगा। जैसे मैंने आपको आज 40 क्वेश्चन हिंदी के कराए हैं, तो आपको हिंदी का बेसिक आइडिया एक हो गया होगा कि हाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर हम अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो 40 क्वेश्चन में से हम हिंदी में कितने क्वेश्चन पा लेंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो उम्मीद करके चलता हूँ 35 प्लस क्वेश्चन आप आराम से हिंदी में कर देंगे। जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं वो मतलब अलग लेवल के कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। अगर आपकी और अच्छी मेहनत तो आप 40 में से 40 भी हिंदी में कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आप अगले जो सेशन में हम देखेंगे जीके का पोर्शन, यानी कि 2021 में 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था इसकी हम जीएस आगे डिस्कस करेंगे कि जीएस के कैसे कैसे क्वेश्चन आए, जीएस का क्या लेवल है, करंट अफेयर का रोल कितना है, पॉलिटी का रोल कितना है, मूल विधि का रोल कितना है। तो ये सब सारी चीजें जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।